मुंबई की रहने वाली वह रुखसाना आज बहुत ही ज़्यादा दुखी है और वह परेशान होती हुई अपनी जो आंटी है यानी कि रुखसार हैं, रुखसार आंटी के घर जाती है और उनसे अपना दुखड़ा रोने लगती है। दरअसल वह बताना चाहती है कि उसके और उसके शौहर की शादी हुए करीब 8 साल बीत गए हैं, लेकिन रुखसाना अभी तक मां नहीं बन पाई है। उसने अपने पति का भी चेकअप कराया, वह भी ठीक है, ले उसने अपना भी चेकअप कराया, वह भी ठीक है, लेकिन वह मां नहीं बन पा रही है। इसका कारण वह आज तक नहीं जान पाई है। वह अपने पति से बहुत सारे मोहब्बत करती है, लेकिन उसका पति उससे भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन उसके बावजूद वो अभी तक माता पिता नहीं बन पाए। इस बात को कहते हुए वह जो रुखसाना है वह अपनी आंटी रुखसार के सामने रोने लगती है। अब तो वह जो रुखसार है उससे कहती है कि बेटा परेशान मत हो, मेरे पास शायद तुम्हारा ये इलाज मौजूद है। अब तो वह जो रुखसार है वह बताने लगती है कि यहाँ पड़ोस में ही एक नया मौलवी आया है। वह मौलवी तो कम लेकिन तांत्रिक कुछ ज़्यादा लगता है, लेकिन उसके पास बहुत सारा ऐसा इलाज है, उसके पास तुम जाओगी तो शायद तुम्हारा ये इलाज हो जाए। अब तो वह रुखसाना उस रुखसार आंटी को तैयार करती है और उससे कहती है कि तुम मेरे साथ चलना, क्योंकि तुम्हें तो शायद वह जानता हो लेकिन मुझे नहीं जानता। अब तो वह जो रुखसार है, रुखसार उस रुखसाना को अपने साथ अगले दिन लेकर जाती है उस नए मौलवी के पास। उस मौलवी के पास जाने के बाद अब तो रुखसार और रुखसाना का जो बताती है, परिचय देती है उस मौलवी साहब को, और मौलवी साहब कहते हैं कि रुखसार सुनो मेरी बात, तुम्हें कुछ समय के लिए बाहर जाना होगा। दरअसल मुझे इस लड़की के शरीर में कुछ ऐसी महक आ रही है जो कि गलत है, मुझे इसका इलाज करना होगा। अब तो रुखसार आंटी बाहर बैठ जाते हैं उस कमरे से, और यहाँ पर अब तो वह रुखसाना और रुखसाना के सामने वह मौलवी होता है। दरअसल इस मौलवी का नाम होता है नसीम अहमद। नसीम अब तो उस रुखसाना के कान में कहता है कुछ, और अब तो रुखसाना वहाँ से उठ खड़ी होती है और वह अपनी आंटी रुखसार को वो अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। दरअसल उन दोनों के बीच में क्या बात हुई तो उसके बारे में तो किसी को नहीं पता, लेकिन जैसे ही रात होती है, रात के करीब 11 बजते हैं, अब तो वह रुखसाना उस नसीम अहमद के पास आती है और यहाँ पर नसीम अहमद उस रुखसाना को अपने कमरे में ले जाता है और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। इस प्रकार से उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध कायम होते हैं कि वह जो रुखसाना है वह अजीब अजीब तरह की भाषा भी बोलने लगती है और तो और उसकी चाल भी बदल जाती है। अब तो वह नसीम अहमद उससे कह रहा होता है कि तुम्हें करीब 7 दिन 7 रात उसके पास आना है, तभी वह तुम्हारा पूरा इलाज कर पाएगा और तुम्हें गारंटी देता है कि तुम माँ बन जाओगी। अब तो इसी प्रकार का यह किस्सा बनना शुरू हो गया था। अब तो वह जो रुखसाना हर रात उसके पास आते और उसके साथ वही सारे संबंध कायम होते, लेकिन कहीं ना कहीं वह जो रुखसाना है वह सोच रही होती है कि शायद उसके साथ कोई शारीरिक ठगी हो गई है या उसके साथ कुछ ऐसी ठगी हो गई है जिसके चलते उसका जो शरीर, इज्जत वगैरह सब कुछ लूट गई है, लेकिन वह अभी तक गर्भवती नहीं हुई है। अब तो वह बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है, लेकिन जब वह अगले दिन उस रुखसार आंटी को अपने साथ लेकर उस नसीम अहमद के पास जाती है तो यहाँ पर नसीम अहमद के जो वह घर होता है, जो कमरा होता है, उस पर ताला मिलता है। अब तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। नसीम अहमद के फ़ोन मिलाने का जब कोशिश की जाती है तो नसीम अहमद का फ़ोन भी स्विच ऑफ मिलता है। अब तो वह महिला रुखसाना पुलिस थाने जाती है और नसीम अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है, और यह जो बातें हैं ये सन 2010 की बातें हैं। दोस्तों अब तो पुलिस लगातार छापेमारी करेगी, गिरफ्तारी की कोशिश करेगी, लेकिन वह नसीम अहमद अब पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। दोस्तों अब ये जो नसीम अहमद है यह अलग अलग नामों को बदलकर पता नहीं भारत में कहाँ कहाँ पर रह रहा है, लेकिन वह एक ऐसा कांड कर देता है जिसके बारे में जब पुलिस के सामने ये बात खुलकर आती है तो पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों क्या था ये पूरा मामला, आइए जानते हैं पूरे मामले को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हम लोग इसी नाम से फेसबुक पर भी हैं और वहाँ पर आप लोग हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है मेरठ उत्तर प्रदेश से। दरअसल मेरठ उत्तर प्रदेश का वह मुस्लिम बहुल एरिया, वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। यहाँ पर मोइन अपनी पत्नी और 3 बच्चे, यानी कि उसकी पत्नी का नाम आसमा होता है, अपनी पत्नी आसमा के साथ बड़े ही प्यार से रहता है। उनका जीवन यापन ढंग से चल रहा होता है। दरअसल ये जो लड़का मोइन है ये एक डीसीएम चलाता है। डीसीएम बोले तो एक ऐसी गाड़ी जिससे सवारियों को लाने ले जाने का काम किया जाता है, यानी कि सवारी ढोने का काम किया जाता है। इसी प्रकार से एक रात जब वह मोइन अपनी पत्नी आसमा और 3 बच्चों के साथ सो रहा होता है, अपने घर में मौजूद होता है, तो उसी रात को करीब 8 बजे उनकी जो पड़ोसन है वह
कुछ देने के लिए उनके घर आती है। वह जैसे उस घर में झांक कर देखती है तो उसकी चीख निकल पड़ती है। दरअसल यहाँ पर जो मोइन है, मोइन की पत्नी आसमा और उसके तीनों बच्चे, ये सब पांचों लोग वहाँ पर मृत पड़े होते हैं। दरअसल उनका मृत होने का कारण तो पता नहीं क्या था, लेकिन वहाँ पर खून ही खून बिखरा पड़ा था। वह महिला बहुत ही बुरी तरह से चीखती है, चिल्लाती है और बस नीचे भाग पड़ती है। अब जैसे उसकी आवाज़ को लोग सुनते हैं, वो सभी लोग उस घर में इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि मोइन के घर में इकट्ठे हो जाते हैं और मोइन को देखने लगते हैं। अब तो उस जगह पर पुलिस को भी बुला लिया जाता है और पुलिस भी अब पूरे मौके मुआयने को करती है, लेकिन यहाँ पर उन पांचों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। तो बड़ी ही अनोखी और चौंका देने वाली बात सामने आती है कि यहाँ पर पता चलता है कि जो मोइन की पत्नी आसमा और उन तीनों बच्चों का जो गला है वह किसी कटर से काटा गया है। यानी कि इस पूरे हालात को देखकर पुलिस भी सख्ते में रह गई और बहुत सारी पूछताछ करने लगती है। यहाँ पर पुलिस के सामने एक ऐसा मामला खुलकर सामने आता है जिसको जानकर पुलिस भी हैरान जाती है। दरअसल पुलिस को मालूम चलता है कि यहाँ पर पड़ोस में ही एक अमजद रहा करता है। अमजद, जो कि जिस आदमी ने उस लड़के मोइन से करीब 4.5 लाख रुपए का कर्ज ले रखा था। अमजद तो उस कर्ज को नहीं चुका पाया और वह पता नहीं कहाँ पर लापता हो गया है, उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब उसकी पत्नी नजराना, जो कि घर में रहती है, वह बार बार उस मोइन से कहती है कि वह उस कर्ज को चुका देगी। अब पुलिस सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नजराना ने वह पैसे न लौटा देने के चक्कर में आकर इन लोगों की हत्या तो नहीं कर दी है। बस अब पुलिस उस नजराना को पूछताछ करने के लिए उठा लाती है, लेकिन नजराना से जब पूछा जाता है तो नजराना पुलिस के सामने बयान देती है कि वह कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती। दरअसल उसके पति ने ही तो उससे कर्ज लिया था, लेकिन वह धीरे धीरे जो भी उससे हो पड़ता है वह मेहनत मजदूरी करती है और वह मोइन के उन पैसों को धीरे धीरे लौटा रही होती है, क्योंकि वह पैसा लौटाना चाहती है और वह पैसा लौटा भी देगी। लेकिन यहाँ पर नजराना द्वारा बताया जाता है कि मोइन का एक भाई भी होता है, उसका नाम होता है नईब। नईब नाम का वह व्यक्ति, जो कि उसके सौतेला भाई है, जो कि एक तांत्रिक भी है, कहीं इस नईब ने तो इस प्रकार का कोई काम तो नहीं कर दिया। दरअसल जो मोइन है, मोइन और नईब ने मिलकर एक जो DCM है वह खरीदा था। दोस्तों, DCM जो कि सवारी ढोने का काम किया करता है, उसको उन दोनों ने मिलकर खरीदा था। और जो ये लड़का नईम है, नईब एक ऐसा आदमी है जो कि तांत्रिक प्रक्रियाओं को करता रहता है और वह पूरे भारत में जगह जगह घूमता रहता है, लेकिन वह हर जगह अपना एक नया नाम रखता है। यहाँ उसके साथ उसका बेटा यानी कि सलमान भी होता है, जो कि उसका दत्तक पुत्र है। इसी प्रकार की जब खबरें पाती है पुलिस, तो पुलिस अब उन नईम के जो कॉन्टैक्ट वगैरह हैं उनको जांच कर रही होती है, लेकिन पुलिस के पास उसका ना तो कोई फ़ोन नंबर ऑन बनता है, यानी कि सारे नंबर स्विच ऑफ हैं और उनकी कोई लोकेशन भी नहीं होती है। और ज़्यादा छानबीन करने पर पुलिस के पास एक सूचना मिलती है कि यहाँ पर आसपास ही एक रिक्शा चालक रहता है, जो कि नईम का दोस्त होता है। अब तो पुलिस उस रिक्शा चालक के घर पर जाती है और यहाँ पर वह पाती है कि वह रिक्शा चालक तो बेचारा अपने रिक्शे को लेकर गया हुआ है, उसको तो खास जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ उसके घर में जो मौजूद वह लड़की तस्लीम होती है, जिसकी उम्र करीब 16 साल की होती है, उसको वह जो नईब है वह एक बैग देकर गया था। उस बैग के अनुसार उस बैग में कुछ ऐसी पेपर की कटिंग वगैरह रखी हुई थी जिनमें उस जो नईब है, नईब की गिरफ्तारी की, छापेमारी की, उसको भगाड़ा घोषित करने की जो भी खबरें छपी थी उस पेपर में, उन सब की कटिंग रखी थी उस बैग में। और तस्लीम उस बैग को अपने घर से लाकर देती है पुलिस के सामने। और पुलिस के सामने जब वह बैग आता है तो अब तो पुलिस के सामने सारे राज ही ओपन हो जाते हैं, क्योंकि गुजरात में, मुंबई में, पश्चिम बंगाल में, यानी कि कहीं भी इस प्रकार की कोई भी घटना अगर हुई है, यानी कि महिलाओं के साथ ठगी, उनके साथ शारीरिक उत्पीड़न जैसी जो भी घटनाएं हुई हैं, उन सभी को करने वाला वही लड़का यानी कि नईब होता है। और नईब हर जगह अपना नाम बदल बदल कर रह रहा होता है। अब तो पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन वह अभी तक पुलिस की गिरफ्तारी से बाहर है। वह कहाँ पर लापता हो गया है, पुलिस लगातार उसकी छापेमारी कर रही है। और आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि नईब यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कि आपको संदिग्ध नज़र आता हो, उसके साथ एक 17-18 साल का लड़का भी है,
उस लड़के का नाम सलमान बताया जा रहा है। यदि इन दोनों के बारे में किसी को भी कोई भी जानकारी हो तो आप लोग पुलिस के पास ज़रूर सूचना दें, क्योंकि ऐसा करना एक दुष्ट प्राणी को जेल के अंदर भिजवाना है। आपको इसके काम करने का जो फायदा है वह अवश्य मिलेगा। और दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, हम इन पूरे घटनाक्रम के माध्यम से बताना चाहते हैं कि समाज में ना जाने कितने ही लोग जो भेष बदल कर रह रहे हैं, वो लोग इतने बुरे बुरे कर्मों को करके अब अच्छा बनने का ढोंग भी करते हैं और शायद वो दिखाते हैं कि वे जनता की भलाई करना चाहते हैं, लेकिन उनके इन कार्यकलापों से जनता का भला नहीं होगा, क्योंकि वो लोग तो कभी ना कभी अपना रूप दिखाई देंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि सांप को चाहे आप कितना भी दूध पिला लें, लेकिन वह सांप अपनी आदत यानी कि डसना नहीं भूलता, और एक दिन वह आपको डस ही लेगा, और जिसकी वजह से आपको शायद अपनी जीवन यापन समाप्त करना पड़ जाए। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संस्कृत मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।